हाय, मैं हूँ फौजिया और आज किसी ख़ास इंसान का बर्थडे है जिसे हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा था और हमें उनका कैरेक्टर काफ़ी पसंद था। नाम है उनका पेड्रो पास्कल और उनके बर्थडे पर हम उनके एक नए शो के बारे में बात ना करें ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उस शो के बारे में हमें एक्चुअली वैसे भी बात करनी ही थी। तो आज ही का दिन चुना है हमने इस काम के लिए। उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं द लास्ट ऑफ अस के बारे में बातें शुरू करके। ठीक है? तो पहले तो मैं आपको अपनी से जुड़ी बातें कुछ बता देती हूँ कि मुझे कमेंट्स के थ्रू पता चला था कि कुछ लोगों को मेरी लाइव स्ट्रीम का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, या फिर अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो उनका उसको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो मुझसे रीज़न पूछ रहे थे। तो ऐसे में हम अपना जो हिंदुस्तानी जुगाड़ है ना, वो लगाते हैं। आप क्या करिए कि ऑन और ऑफ करके देख लीजिए एक बार नोटिफ़िकेशन को, बेल बटन को भी एक बार ऑन एंड ऑफ करके देख लीजिए और चेक करिए, हो सकता है उसके बाद नोटिफ़िकेशन की सेटिंग पे कुछ असर पड़े। वैसे आज के वीडियोज़ में और क्या-क्या बातें करने वाली हूँ पेड्रो पास्कल के अलावा, एक फ़िल्म देखी थी मैंने पिछले दिनों, रेन मैन, और टॉम क्रूज़ की मूवी थी। अगर आपने देखी हुई है, तो शायद रीवॉच के लिए आपको रिकमेंड कर सकती हूँ मैं, या फिर नहीं देखी है तो उसके बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि इस फ़िल्म में ऑटिज़्म को किस तरह से दिखाया गया है। एक्चुअली आज वर्ल्ड ऑटिज़्म अवेयरनेस डे है, तो ऐसे में बॉलीवुड और हॉलीवुड की फ़िल्मों में ऑटिज़्म को कैसे दिखाया जाता है, उसके बारे में भी थोड़ी गपशप की जा सकती है, थोड़ा अपने विचार-विमर्श हम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पेड्रो पास्कल से और उनके शो से। तो जो 2 शो का नाम है द लास्ट ऑफ अस, ये एक अमेरिकन सीरीज़ है। इसे क्रिएट किया था क्रेग मज़िन ने और वैसे इन्होंने एक और शो बनाया हुआ है एचबीओ के लिए जिसका नाम है चेर्नोबिल, और मुझे पर्सनली वो शो काफ़ी अच्छा लगा था और अक्सर कमेंट्स में भी लोग कहते हैं कि आप इस शो को एक्सप्लेन करिए। तो अभी तक मैं हिम्मत तो नहीं जुटा पाई हूँ, लेकिन मौका मिलेगा तो ज़रूर चेर्नोबिल पे भी हम बात करेंगे। तो क्रेग मज़िन के अलावा इस शो को प्रोड्यूस किया है, द लास्ट ऑफ अस के बारे में बात कर रहे हैं। इस शो को प्रोड्यूस किया है, लिखा है नील डर्कमैन ने, और वो एक्चुअली वीडियो गेम डेवलपर कंपनी जो है नॉटी डॉग, उसके को-प्रेज़िडेंट हैं और उन्होंने इस गेम को भी को-राइट किया है और बनाया है। तो ये जो शो है द लास्ट ऑफ अस, इसके 9 एपिसोड्स हैं। अगर नहीं देखा है तो अभी ही बता देती हूँ, और हर एपिसोड आई थिंक करीब 50 मिनट के आसपास है और एक वीडियो गेम फ्रेंचाइज़ी पर ही बेस्ड है जिसे नॉटी डॉग कंपनी ने बनाया था, और ये जो सीरीज़ है ये बताती है उस बीमारी के बारे में। बेसिकली पैंडेमिक फैल गया है इस दुनिया में और 20 साल बीत चुके हैं दुनिया को इससे जूझते जूझते हुए। ये एक तरह का मास फंगल इन्फेक्शन है और इसकी वजह से लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। तो ज़ॉम्बीज़ की ये दुनिया कैसे चल रही है, किस तरह से सोसाइटी बिल्कुल कोलैप्स कर चुकी है, इससे जुड़ी कहानी है इस शो की, और इस गेम की भी यही कहानी थी। तो जो पहला सीज़न है शो का, वो 13 जो है उसकी गेम पर बेस्ड है, और जोल मेन कैरेक्टर है, और जोल को एक काम दिया गया है कि उसे एक बच्ची को, एक टीनेजर बच्ची को जिसका नाम एली है, उसे उजाड़ वीरान और कहते हैं कि खतरनाक यूनाइटेड स्टेट्स के रास्ते क्रॉस करते हुए लेके जाना है। और ये जो जोल का कैरेक्टर है वो स्मगलर है और वो इस बच्ची को सही सलामत लेके जाएगा एक जगह से दूसरी जगह पर। तो ये जो पूरी कहानी है सीज़न 1 की, वो इसी के आसपास रहती है और हम इन दोनों कैरेक्टर्स का सफ़र देखते हैं। तो जो पहला एपिसोड है, उसी के बारे में मैं सोच रही हूँ कि बात करूँगी, आपको बताऊँगी काफ़ी कुछ। वैसे क्रेग मज़न के बारे में तो आपको बता ही दिया है, और जो गेम बनाने वाले इंसान हैं, उनका नाम भी बताया है, नील डर्कमैन कहते हैं इनको। और अब हम बात करेंगे फर्स्ट एपिसोड के बारे में, तो होता क्या है? ठीक है। शो की कहानी शुरू होती है 68 के एक टॉक शो से, और इस टॉक शो में बहुत सारे साइंटिस्ट वगैरह बैठे हुए हैं और वो डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से इंसान ने बहुत सारे वायरल पैंडेमिक्स की मतलब उससे निपटे हैं और जूझते हुए इस तरह के वायरस को ख़त्म कर दिया है। लेकिन ऐसी भी बीमारी आ सकती है जिससे इंसान लड़ नहीं पाएगा। तो ये साइंटिस्ट है एक जो इस शो में कह रहे हैं कि कई सारे ऐसे वायरसेस होते हैं जो हमें मार देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फंगस होते हैं, ऐसे फंगाई होते हैं जो हमारे दिमाग को ही ऑल्टर कर देते हैं, और हम
इस फंगाई के कंट्रोल में आ सकते हैं और जब ऐसा होगा तब दुनिया जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और ऐसे में ये जो फंगस है ये अपने होस्ट को यानी जिस इंसान के अंदर ये फंगस गया होगा वो कंट्रोल करेगा उस होस्ट को, उस इंसान को, और बताएगा कि उसे कहाँ जाना है, कहीं न कहाँ नहीं जाना है, कब उठना है, कब बैठना है। तो वो इंसान जो है ज़ॉम्बी बन जाएगा बेसिकली। तो यही कहानी है, यहीं से शुरुआत होती है इसकी। और हम देखते हैं मतलब एपिसोड की मतलब इस सीन के बाद ये जो साइंटिस्ट्स का कन्वर्सेशन है इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अ, जोल जो कैरेक्टर है यानी कि ये पेड्रो पास्कल का जो कैरेक्टर है, इनका बर्थडे है, इनका 36th बर्थडे है और असली में भी इस कैरेक्टर का, इस इंसान का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे जोल। तो जो इनकी बेटी है सारा, वो बहुत एक्साइटेड है अपने पिता के बर्थडे को लेकर और वो पैनकेक्स बनाना चाहती है अपने फादर के लिए। लेकिन घर पे जो इनका पैनकेक मिक्स है वो ख़त्म हो चुका है, तो इन्हें एग्स और मिल्क और बाकी कॉफ़ी वगैरह से ही काम चलाना पड़ता है। ये पैनकेक नहीं बना पाती। तो इस डिटेल पे थोड़ा नज़र रखिएगा। अगर आपने ये सीरीज़ देखी हुई है द लास्ट ऑफ अस, तो भी शायद आपने नोटिस ना किया हो, या अगर नोटिस किया भी होगा तो भी इस बात पे थोड़ा नज़र रखिए कि मैं क्यों इस पैनकेक मिक्स मिक्स के बारे में ख़ास करके बात कर रही हूँ। तो अब जो कुछ भी खाना बचा होता है फ्रिज वगैरह में, तो सारा के जो चाचा हैं यानी कि जोल का जो छोटा भाई है वो आता है यहाँ पे किचन में, और फ्रिज में जो भी खाना-वाना बचा हुआ है उसे निकालता है और उसे खाने लगता है। तो उसे भी पैनकेक्स नहीं मिलते खाने के लिए। ओके, साथ में एक रेडियो चल रहा है और रेडियो पे ये बताया जा रहा है कि जकार्ता में कुछ हुआ है, लेकिन पूरी खबर सुनाई नहीं देती कि जकार्ता में हुआ क्या है। जाते-जाते लाइक जोल अपने काम पे जाने लगता है और जाते-जाते अपनी बेटी को कहता है कि मैं वापस आते वक़्त केक लेकर आऊँगा। अब जो जोल, सारा और टॉमी हैं, वो एक-एक करके अपने दिन के आगे के कामों के लिए निकल जाते हैं घर से। और जब ये घर से बाहर निकलते हैं तो इन्हें इनके पड़ोसी कुछ बिस्किट्स ऑफ़र करते हैं खाने के लिए, और ये लोग मना कर देते हैं उन बिस्किट्स को लेने से। तो इस बात पर भी ध्यान रखिए कि उन्हें बिस्किट्स, कुकीज़ ऑफ़र की गई थी खाने के लिए और उन्होंने मना कर दिया। तो इसके बाद सारा जाती है स्कूल और स्कूल के बाद अपने पड़ोसी के घर पे, और जहाँ पे जो पड़ोसी हैं वो कुकीज़ बना रहे हैं, और जो ओटमील रेज़न की कुकीज़ बनी हैं और सारा को वो पसंद नहीं है, उसे चॉकलेट चिप वाली कुकीज़ पसंद है। तो अब क्योंकि चॉकलेट चिप की कुकीज़ नहीं है ये, तो यहाँ पर भी वो इन कुकीज़ को खाना अवॉइड करती है। तो अभी वो सुबह से अभी तक 3 चीज़ें खाना अवॉइड कर चुकी है। पैनकेक मिक्स नहीं था तो पैनकेक नहीं बना पाए, घर से बाहर निकले तो जो बिस्किट्स ऑफ़र किए गए वो उसने नहीं खाए, और अब जब वो किसी और अपने पड़ोसी के घर पे है, तो यहाँ पर भी उसे जो कुकीज़ मिल रही हैं वो उसे नहीं खाती है और घर भी नहीं लेकर जाती। अब इसके बाद जब वो घर आती है, अपने घर आती है और अपने पिता से मिलती है, तो उसके फादर घर पे केक लाना भूल चुके हैं जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं लेकर आऊँगा। तो अब ये सिचुएशन कुछ ऐसे हुई कि जोल, सारा और टॉमी, ये एक ही घर के तीनों शख्स जो हैं, इन्हें पैनकेक्स, कुकीज़ और केक्स खाने को नहीं मिली, और एक तरह से किस्मत ने इनका साथ दिया है, और इस वजह से ही इन्होंने आटे, फ्लोर, मैदे इससे मतलब बनी हुई कोई भी चीज़ कंज़्यूम नहीं की। तो अब प्रॉब्लम ये है, मतलब जो इनके लिए अच्छा हुआ वो ये कि दुनिया भर में जो फ्लोर की सप्लाइज़ हैं, आटा, धान और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो हो गई हैं कंटैमिनेट, और उनके अंदर आ चुका है फंगस, और जो भी लोग आटे से बनी या व्हीट से बनी कोई भी चीज़ खा रहे हैं, तो उनको मतलब ज़ॉम्बी बनने में देर नहीं लगेगी, और इन लोगों के दिमाग में फंगाई चला गया है और इनकी बॉडीज़ में वो ग्रो कर रहा है। अब इसीलिए हमारे जब जब शुरुआत होती है इस एपिसोड की, तो ये जो 3 कैरेक्टर्स हैं वो फ्लोर कंज़्यूम नहीं करते हैं और बच जाते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, कि हम बात करते हैं तो ये स्टार्ट कैसे हुआ पैंडेमिक। तो जो वीडियो गेम है ना, उसमें हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिखाया गया है, नहीं बताया गया है। द लास्ट ऑफ अस का जो गेम है, इस गेम को मैंने लाइक शुरू से आखिर तक देखा है, खुद से खेला नहीं है, क्योंकि मेरा जो छोटा भाई है उसको गेमिंग का बहुत शौक है, तो उसने द लास्ट ऑफ अस जब गेम आई थी तभी उसको मतलब सीडी वगैरह, या जैसे भी खेलते हैं यार ये लोग, उस तरह से किया स्ट्रीम पे, हाँ स्ट्रीम पे खेला। और मैं मुझे स्पेशली कि
आप भी देखो, बहुत अच्छी गेम है, बहुत अच्छी स्टोरी है, डायरेक्शन बहुत अच्छा है, ये वो मूवीज़ फेल हैं इसके आगे। तो तब तक लास्ट ऑफ अस का जो शो है वो बनना स्टार्ट भी नहीं हुआ था। तो जब ये गेम आई थी नई-नई, तभी मैंने अपने भाई को इस गेम को खेलते हुए देखा है शुरू से आखिर तक। तो वीडियो गेम में नहीं बताया गया है कि वजह क्या थी पैंडेमिक स्टार्ट होने की, लेकिन टीवी शो का जो सेकंड एपिसोड है, उसी में हमें पता चल जाता है कि कैसे हुई शुरुआत इस फंगस के फैलने की। तो ये सब शुरू हुआ जकार्ता में, इंडोनेशिया में। एक एपिसोड पहले रेडियो पर खबर भी चल रही थी जकार्ता से रिलेटेड कुछ, जो सब हम नहीं सुन पाए थे। तो एक प्रोफ़ेसर होती हैं, एक साइंटिस्ट हैं, जिन्हें जकार्ता की पुलिस आती है लेने के लिए और एक लैब में लेकर जाती है और यहाँ पर इन्हें एक इन्फेक्शन को चेक करने के लिए कहा जाता है और एक औरत है जिसकी मौत हो चुकी है। उसके पैर पर एक तरह का मतलब किसी के काटने का निशान है और उसके मुँह से कुछ अजीब-अजीब चीज़ें निकल रही हैं। तो ये जो साइंटिस्ट है हमारी, वो इसे एग्ज़ामिन करती है इस फंगस को और कहती है कि हमें इस पूरी दुनिया मतलब सिटी को उड़ा देना चाहिए, नहीं तो ये जो इन्फेक्शन है ये फैलता रहेगा और इस इन्फेक्शन को रोकने का और कोई तरीका नहीं है, ऐसा ये सी एपिसोड 2 में कहती है। तो डिफ़रेंस एक छोटा-सा है वैसे गेम में और शो में, कि जो वीडियो गेम है वो शुरू होता है 2013 से और उसके बाद जो कहानी है वो 2033 में चली जाती है, यानी 2033 में कहानी चली जाती है। लेकिन जो शो है उसकी कहानी शुरू होती है 2003 से और फिर पूरे जो शो की कहानी है वो 2023 में चलती है, यानी कि उस साल में जिस साल में वो रिलीज़ हुआ है, 2023। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे क्या होता है? ठीक है। तो हमने लास्ट ऑफ अस के बारे में बात कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पूरे सीज़न के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो वो मैं ज़रूर बनाऊँगी, बट एक तरह का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है कि ये बेसिक जो कहानी है वो है। तो अगर आपने अभी तक ये शो नहीं देखा है तो अब देख सकते हैं, क्योंकि दोनों परफ़ॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, पेड्रो पास्कल की भी और जो छोटी प्यारी लियाना मोरमोंट हैं, उनकी भी परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा काम किया है दोनों ने ही और दोनों की केमिस्ट्री भी अच्छी है। ओके, तो चलते हैं आगे। आज है वर्ल्ड ऑटिज़्म अवेयरनेस डे और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो है उसने 2 अप्रैल को चुना है वर्ल्ड ऑटिज़्म अवेयरनेस डे के तौर पर और इस दिन का मकसद बेसिकली ये होता है कि दुनिया भर में इससे जुड़ी जानकारी देना और इससे जुड़े जो बेसिकली गलतफ़हमियाँ हैं लोगों के दिमाग में उसे दूर करना और ये बताना, बेसिकली ये प्रमोट करना कि ह्यूमन राइट्स जो हैं वो फंडामेंटल होते हैं और हर किसी के लिए बराबर होते हैं और ऑटिस्टिक लोग जो हैं उन्हें भी दूसरे लोगों की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। तो पीपल जो मतलब जो भी हैं अलग-अलग लोग, वो ऑटिज़्म को अलग-अलग तरह से एक्सपीरियंस करते हैं और अलग तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। इनका बिहेवियर जो है वो थोड़ा मतलब जो मैं पढ़ रही थी डिटेल उसके हिसाब से ये था कि बिहेवियर रिपिटिटिव कहा जा सकता है उसे या फिर हाईली फ़ोकस्ड कहा जा सकता है और जो रिपिटिटिव पैटर्न भी हो सकता है बिहेवियर में। तो एक तरह की गलतफ़हमी है लोगों को, वो ये कि ऑटिज़्म को किसी तरह की बीमारी समझते हैं। बट ये कोई डिज़ीज़ नहीं है, कोई इलनेस नहीं है ये और ये इस दिन का मकसद ही यही है कि लोगों में ये जो गलतफ़हमी फैली हुई है, इसे दूर करना कि ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इसका मतलब बस ये है कि जो एक ऑटिस्टिक इंसान है, उसका दिमाग अलग तरीके से काम करता है। एक हम जैसे इंसान से अलग तरह से वर्क वर्क करता है पूरा दिमाग ही। एक्चुअली 1998 में एक सोशियोलॉजिस्ट थीं, जूडी नाम था उनका और उन्होंने एक वर्ड बेसिकली एक टर्म कॉइन किया था और उसको कहा जाता है न्यूरो डाइवर्सिटी। मतलब यही हुआ कि हर इंसान का दिमाग अलग तरह से काम करता है और एक जो ऑटिस्टिक शख्स है उसका दिमाग भी अलग तरह से काम करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी तरह से कम है किसी दूसरे इंसान से। तो ऐसे में जब दिमाग अलग तरीके से काम करता है और उसमें डाइवर्सिटी है तो उसको क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाता है ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एएसडी भी कहते हैं और ये इसका मतलब ये है कि जो ऑटिज़्म है वो एक तरह के स्पेक्ट्रम में आता है, एक अम्ब्रेला में आता है और इसके अंदर कई तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, स्किल हो सकते हैं, अलग-अलग एबिलिटीज़ हो सकती हैं लोगों की और कोई भी ऐसा नहीं, अगर 4-5 आप ऑटिस्टिक लोगों को जानते हैं तो आपको पता चलेगा कि हर
शख्स दूसरे से अलग है, उसकी एबिलिटीज़ अलग हैं, उसका स्किल भी अलग है, उसका सोचने-समझने का तरीका अलग है, तो हम उसको क्लासिफ़ाई एक जनरल रूल में नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो मैं सोच रही थी कि इस मौके पर हम थोड़ा कुछ ऐसी फ़िल्मों के बारे में बात करें, जिसमें ऑटिज़्म को दर्शाया गया है और मैं थोड़ा स रिसर्च कर रही थी, तो मुझे टॉम क्रूज़ की एक फ़िल्म के बारे में पता चला और ये जो मूवी है, इसका नाम है रेन मैन। तो दिखाती हूँ मैं आपको। ये है रेन मैन और ये 1988 की फ़िल्म है और कहा जाता है कि हॉलीवुड की वन ऑफ द फर्स्ट मूवीज़ हैं जिसमें ऑटिज़्म को दिखाया गया। तो बेसिकली एक शख्स होता है, जैसे टॉम क्रूज़ का जो कैरेक्टर है, उसे पता चलता है कि उसका जो भाई है, वो है कोई और उसका जो भाई है, वो ऑटिस्टिक है। बेसिकली इस टॉम क्रूज़ को जवानी तक ये नहीं मालूम होता है कि उसका कोई भाई भी है इस दुनिया में, लेकिन अपने पिता की मौत के बाद उसे ये जानकारी मिलती है और ये जो भूला-बिछड़ा भाई है उसका, वो ऑटिस्टिक है। तो ये पहली बार ज़िंदगी में किसी ऑटिस्टिक ऑटिस्टिक शख्स से मिलता है और फिर किस तरह से उसके साथ अपना रिश्ता डिस्कवर करता है और एक रोड ट्रिप पे जाता है। तो वो जो रोड ट्रिप है, उसकी कहानी है इस फ़िल्म में। और इस फ़िल्म को ना वैसे 5 ऑस्कर्स मिले थे, जब ये फ़िल्म आई थी तब और कहा जाता है कि ये जो फ़िल्म है इसने काफ़ी अवेयरनेस फैलाई ऑटिज़्म को लेकर। कई लोगों का हालाँकि ये भी कहना है कि इसमें बहुत गलत तरीके से दिखाया गया है ऑटिज़्म को और लोग जो हैं वो कन्फ्यूज़ हो सकते हैं क्योंकि इसमें जो ऑटिस्टिक शख्स है, वो काफ़ी टैलेंटेड भी है और उसके पास हिडन स्किल्स हैं, वो बहुत शार्प है और नंबर्स जो हैं उनको लेके भी बहुत टैलेंटेड है। एक तरह का मैथमेटिशियन भी आप कह सकते हैं, नॉट एक्ज़ैक्टली बट काफ़ी काफ़ी शार्प है, एक्स्ट्राऑर्डिनरीली शार्प है, इतना ज़्यादा शार्प है कि जो टॉम क्रूज़ का कैरेक्टर है, वो उसका इस्तेमाल भी करने की कोशिश करता है। तो जो ऑथर है ना एक्चुअली मतलब जिन्होंने लिखा है स्क्रीन प्ले इस फ़िल्म का, उनका कहना है कि जब मैंने ये कहानी लिखी थी, तब मैंने ऑटिज़्म वर्ड का यूज़ भी नहीं किया था स्क्रिप्ट में और मैंने ऑटिज़्म के बारे में नहीं मतलब एग्ज़ैक्टली कोई वर्ड नहीं था मेरे दिमाग में। तो इस बात का भी लीवे दिया जा सकता है और कई सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनका ये कहना है मैं कुछ इंटरव्यूज़ पढ़ रही थी तो उनका एक कोट था स्पेशली जो कह रहे थे कि अगर आप कितना भी बहुत पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा मार्केटिंग में और पब्लिक एजुकेशन में तब जाके आप लोगों को एक अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं किसी मुद्दे को लेकर और ये जो फ़िल्म है इस फ़िल्म ने जब एक ऑटिस्टिक शख्स को दिखाया टॉम क्रूज़ के साथ डील करते हुए बातें करते हुए तो अपने आप एक बहुत बड़ा पीआर हुआ इस मुद्दे को लेकर और लोगों के अंदर एक तरह से इन्फॉर्मेशन आई लोगों को बहुत कुछ पता चला इस टॉपिक के बारे में और उसके बाद भी मतलब उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड लोग अवेयर होना स्टार्ट हुए और हॉलीवुड में और भी फ़िल्में बननी शुरू हुईं। तो इसको इसीलिए पहली लगभग पहली ऐसी फ़िल्म कहा जा सकता है, जो इतनी हिट भी हुई थी और जिसने ऑस्कर भी जीते थे 5-5 और टॉम क्रूज़ जैसे बड़े एक्टर भी थे इस फ़िल्म में। तो ये मतलब भले ही एक डिबेट हो कि इस फ़िल्म ने अच्छा काम किया या ऑटिज़्म को ठीक से दिखाया या नहीं दिखाया, लेकिन ये है कि लोगों के बीच एक डिस्कोर्स तो शुरू हुआ, बातचीत तो शुरू हुई ही। अ, एक और चीज़ कही जाती है कि हर कोई जो भी ऑटिस्टिक लोग होते हैं, सब एक-दूसरे से अलग होते हैं और रेन मैन में जो ऑटिस्टिक शख्स दिखाया है, वो भी एक ऑटिस्टिक शख्स वैसा भी हो सकता है। तो भले ही वो शख्स मतलब सारे ऑटिस्टिक लोग उस फ़िल्म के जैसे शख्स जैसे ना हों, लेकिन कोई ना कोई वैसा ज़रूर हो सकता है क्योंकि सब एक-दूसरे से अलग हैं। तो इसमें सही-गलत की बात नहीं है, यहाँ पर एफ़र्ट को अहमियत देने की ज़रूरत है। ऐसा बहुत सारे डॉक्टर्स का मानना है या जिन लोगों ने इस फ़िल्म से पैसे कमाए, उनका भी यही कहना है। वैसे मैं एक मूवी देखी थी मैंने ट्रॉपिक थंडर नाम था उस मूवी का और अगेन मेरे भाई ने मुझे वो फ़िल्म दिखाई थी और जब वो फ़िल्म लगाई उसने, तो मैंने लाइक शुरू के 15-20 सेकंड मैंने उसको ऐसे में देख रही थी और मैं कह रही थी कि क्या फ़िल्म लगाई है तूने? लाइक ये फ़िल्म मुझे तू क्यों दिखा रहा है? क्या है तेरे को? तो उसने कहा, "अरे देखो ना 2 मिनट सब्र तो करो, देखो तो" और तब मैंने नहीं देखी थी, मैंने कहा छोड़ मैं नहीं देख रही और उसने फ़िल्म बंद कर दी और बाद में जब मैं अकेले थी और मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं कैसी फ़िल्म होगी, कितनी ही बुरी होगी। और तब मैंने प्ले की और वो पूरी फ़िल्म देखी और काफ़ी फ़नी मूवी थी। तो ख़ैर मुद्दा ये है बताती हूँ आपको, कहना क्या चाह रही हूँ। तो ख़ैर ये तो हमने बात कर ही ली। हाँ, तो ट्रॉपिक थंडर पे आ गए हम।
इस फ़िल्म को एक्चुअली ये एक एक्शन कॉमेडी मूवी है और बेन स्टिलर ने इसको लिखा है, डायरेक्ट भी किया है और को-रोट किया है बेसिकली। और इसमें वो खुद भी हैं, रॉबर्ट डाउनी जूनियर हैं, जैक ब्लैक हैं, बेसिकली बड़े-बड़े नाम हैं। और इस फ़िल्म में एक्चुअली ऑटिज़्म को लेकर एक डायलॉग है जो काफ़ी फ़िल्म के कॉन्टेक्स्ट में फ़नी था। वो ये, मतलब इस फ़िल्म में बहुत सारे एक्टर्स हैं, मतलब सारे एक्टर्स एक्टर्स का रोल प्ले कर रहे हैं और ये सारे एक्टर्स मिलकर एक फ़िल्म बनाने वाले हैं। तो एक एक्टर ने एक रोल प्ले किया था जिसमें जो शख्स है उसे ऑटिज़्म था बेसिकली। तो जो हमारा दूसरा कैरेक्टर है रॉबर्ट डाउनी जूनियर का, वो दूसरे शख्स को कहता है कि तुमने यही गलती की है। तुमने जो फ़िल्म बनाई थी उस फ़िल्म में तुमने ऑटिज़्म का जब इस्तेमाल किया, या जब उसने रिटार्ड वर्ड कहा था, तो जो तुम्हारा कैरेक्टर है वो पूरी तरह से रिटार्ड था और ऐसा नहीं करना चाहिए। पॉइंट बेसिकली ये है कि जभी भी हम कोई इस तरह की फ़िल्म देखते हैं, चाहे वो फॉरेस्ट गंप हो या फिर माय नेम इज़ खान हो, आम तौर पे जो ऐसी फ़िल्में होती हैं उसमें जब हम किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जो बाकियों से अलग है, तो वो ज़रूर, मतलब सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि वो ऑटिस्टिक होता है या स्पेक्ट्रम पे होता है, वो ज़रूर बहुत टैलेंटेड भी होता है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर दिमाग होता है और कुछ स्पेशल होता है, जीनियस होता है बेसिकली। तो भले ही वो ऑटिस्टिक है लेकिन वो जीनियस भी होगा, ये हमें फ़िल्मों में दिखाया जाता है। इनफैक्ट रेन मैन में भी यही था और इसी बात से लोगों को एतराज़ भी था। तो इस फ़िल्म में ये ट्रॉपिक थंडर में जो डायलॉग है वो यही कहता है कि अगर आप किसी ऑटिस्टिक शख्स को दिखा रहे हो, तो साथ-साथ उसे आपको टैलेंटेड भी दिखाना पड़ेगा, सुपर जीनियस दिखाना पड़ेगा। पूरी तरह से आप किसी को ऑटिस्टिक नहीं दिखा सकते, नहीं तो आपकी फ़िल्म चलेगी नहीं। तो इस फ़िल्म में ख़ैर ये डायलॉग था तो मुझे याद आ गया। मुझे साथ-साथ ही ना ये भी मैं सोच रही थी कि ऐसी कौन-सी फ़िल्म है जिसमें, मतलब मैंने ऐसी कौन-सी मूवी देखी है जिसमें हमें ऑटिस्टिक शख्स को नॉर्मल दिखाया हो, उसे जीनियस ना दिखाया गया हो। तो मुझे याद आई बर्फ़ी, जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने बहुत अच्छा काम किया है और नॉर्मल थी। ये कैरेक्टर ऑटिस्टिक थी, लेकिन बहुत ही नॉर्मल लड़की थी। ऐसा नहीं है कि वो कोई साइंटिस्ट नहीं थी, उसने कोई डिस्कवरी नहीं की थी। नंबर्स को लेके भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट नहीं था। उसमें एक नॉर्मल अच्छी सीधी-सादी प्यारी लड़की थी और इसी वजह से शायद एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी और इसीलिए बर्फ़ी यानी मर्फ़ी को उससे प्यार हो गया था। तो ख़ैर ये कैरेक्टर मुझे याद आया। अगर आपको ऐसा कोई कैरेक्टर याद आ रहा हो जिसमें बेसिकली जो ऑटिस्टिक तो हो, लेकिन उसे ये जो एक स्टीरियोटाइप फ़िल्मों का है, उससे अलग उसको दिखाया गया हो। अगर ऐसा कुछ है आपके पास रिकमेंडेशन, तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। ओके, ये जो फ़िल्म मैं, मतलब ये तो एक मूवी है ही, बर्फ़ी आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी है, तो मैं आपको रिकमेंड कर ही सकती हूँ और रीवॉच के लिए भी बिल्कुल देखा जा सकता है इस फ़िल्म को दोबारा। एक शो है वैसे जो मैंने इत्तेफ़ाक से देखा था नेटफ्लिक्स पे और उसमें भी ऑटिस्टिक लोगों को दिखाया गया है और थोड़ा फ्रेश मतलब तरीका है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने, मतलब ज़्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस नहीं होता है इस मामले में, क्योंकि हमारी दुनिया बहुत सीमित होती है, हम कुछ ख़ास तरह के लोगों से ही मिल पाते हैं और सर्कल इतना बड़ा नहीं होता है कि ज़्यादा देर एक्सपीरियंस हो और लोगों से मिलने का। तो ये जो शो है रियलिटी शो है, बेसिकली लव ऑन स्पेक्ट्रम नाम है इसका और इसमें अलग-अलग ऑटिस्टिक लोग होते हैं, स्पेक्ट्रम पर जो लोग हैं वो होते हैं और ये एक दूसरे, ये मतलब ये अपने लिए एक पार्टनर ढूँढ रहे होते हैं, एक लव इंटरेस्ट ढूँढ रहे होते हैं। तो जो रियलिटी प्रोड्यूसर्स हैं, वो शो के जो प्रोड्यूसर्स हैं, ये इन लोगों को एक दूसरे से मिलवाते हैं, डेट्स पर भेजते हैं और फिर क्या होता है जब 2 ऑटिस्टिक लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, बातें करते हैं और वो कन्वर्सेशंस कैसे होते हैं। तो ख़ैर मैंने जब वो शो देखा, तो बहुत फ़ील गुड शो था और कई सारी चीज़ें तो उस शो को देखते हुए मैं सीख रही थी। मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि जब ऑटिस्टिक शख़्स एक जब जाता है तो आम तौर पे ये माना जाता है कि सोचने-समझने का जो तरीका है वो दूसरे लोगों से डिफ़रेंट होता है और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो उनको कहने का, बयान करने का भी ऑटिस्टिक लोगों का तरीका अलग होता है और कहते हैं कि सोशल क्यूज़ नहीं मिल पाती है उनको, सामने वाले की नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है उसे नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे में किस तरह से डेटिंग सिखाई जाए एक ऑटिस्टिक शख्स को,
वो इस शो में दिखाया जाता है और बहुत सारे बेसिक रूल्स बताए जाते हैं। जैसे माँ अपने बेटे को कह रही है कि जब तुम जाओगे तो डेट पे जाओगे तो लड़की के साथ ढंग से बिहेव करना, उससे ऐसी बातें करना, उससे उसकी पसंद की चीज़ें पूछना, उस अपनी बस बोरिंग बातें मत स्टार्ट कर देना। तो लाइक ये सारी बातें सुन के लग रहा था कि हम भी इन चीज़ों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेशल लोग हैं, जो लव ऑन द स्पेक्ट्रम शो को गज़ब का बना रहे हैं, वो लाइक सैल्यूट, क्योंकि वाक़ई शो बहुत ही प्यारा है। रियलिटी शो होने के बाद भी बहुत फ़ील गुड देता है, कोई तमाशा फ़ालतू का नहीं होता है इस शो में। और क्या बात है, मैं आपको बताती हूँ, एक और शख्स है जिनका बर्थडे है आज, और वो हैं अजय देवगन। मैं सोच रही थी कि अजय देवगन का बर्थडे तो है, तो इनकी कौन-सी फ़िल्म ऐसी है जो मैं रिकमेंड कर सकती हूँ या जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो है फ़िल्म ज़ख्म, और बहुत साल पहले मैंने ये फ़िल्म देखी थी और अकेले बैठ के देख रही थी, और इस फ़िल्म को देख के जो रोना स्टार्ट हुआ था, मतलब पूरी फ़िल्म के दौरान मैं रोती ही जा रही थी और कंट्रोल नहीं हो रहा था, लाइक सुबक-सुबक के रो रही थी मैं। लाइक बहुत ही ज़्यादा सैड है, बहुत ही ज़्यादा दुःख पहुँचाने वाली फ़िल्म, लाइक टॉर्चर कर रखी थी मेरे को तो। लेकिन अगर किसी दिन आपको थोड़ा ऐसा ही इमोशनल मूवीज़ कुछ देखने का कोई मन हो, तो आप ज़ख्म देख सकते हैं। गाने भी बहुत अच्छे हैं इस फ़िल्म के। आनंद बख्शी ने लिरिक्स लिखे हैं। म्यूज़िक किसका है? म्यूज़िक नहीं याद आ रहा मुझे किसका है। ओह नो! ख़ैर जो भी है आप कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं मुझे। तो ये फ़िल्म है अजय देवगन के बर्थडे पे मेरी तरफ से रिकमेंडेशन रीवॉच के लिए, या नहीं देखी है अभी तक तो भी देखिए, महेश भट्ट की मूवी है और काफ़ी अच्छी फ़िल्म है वैसे। सीरियस है लेकिन, हुँ। तो मैं ये सोच रही थी कि अब और क्या-क्या बातचीत की जा सकती है, तो मेरा एक चैनल है, वॉच रोज़ वीलॉग्स, और इस पर मैं अपने कुछ ट्रैवलॉग वाले वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, घूमने-फिरने जब कहीं जाती हूँ, तो वीडियोज़ बनाती हूँ, वो इसी पर अपलोड करती हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल पर भी आइए, आपका स्वागत है, और इसका कंटेंट भी देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा, और मैं और भी कहीं इधर-उधर घूमने जाऊँगी तो वीडियोज़ बनाती रहूँगी और इस पर अपलोड करूँगी। और बेसिकली मैं चाहती हूँ कि इंटरैक्शन जो है ना वो हमारा बना रहे, और मैं यहाँ रहूँ या कहीं और रहूँ, स्टूडियो में रहूँ या स्टूडियो के बाहर रहूँ, किसी तरह से फ़ोन और कैमरा, माइक मेरे पास रहे ताकि मैं आपसे बातचीत करती रह सकूँ। तो इसीलिए इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो ज़रूर करिए, भूलिए मत। ठीक है? और बस करते हैं फिर, मिलते हैं फिर कभी, जल्द ही। ओके? चलिए बाय।